नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 1 यानी भारतीय संविधान का भाग 1 देखने वाले हैं। भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। प्रश्न पूछा जाता है कि भाग 1 किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है भाग 1 संविधान का। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, अनुच्छेद यानी आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आते हैं और उसमें किसका वर्णन है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का। यहाँ पर एक चीज समझिए, देखिए अनुच्छेद क्या चीज होती है। अनुच्छेद कुछ नहीं होता, पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि कई बार आप पैराग्राफ या बुक वगैरह पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीजें पॉइंट्स में दे रखी हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ऐसे इन पॉइंट्स को संविधान में क्या कह दिया जाता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल कह दिया जाता है। ऐसे ही आप मूल विधि में पढ़ते हैं तो वहाँ धारा कह देते हैं। तो कुछ नहीं है, क्या है? पॉइंट्स हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ हम इन चारों आर्टिकल्स को देखेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में क्या है, पर उससे पहले इसे देख लेते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे पहले समझते हैं कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है और इस स्वतंत्रता अधिनियम में कह दिया जाता है कि 2 पृथक एवं स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा। एक होगा भारत और दूसरा क्या होगा? पाकिस्तान। तो भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम है उसमें कह दिया गया कि 2 पृथक एवं स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा, यानी भारत का विभाजन हो जाएगा। एक राज्य बनेगा भारत और दूसरा राज्य बनेगा पाकिस्तान। देखिए, जब भी हम संविधान में बात करते हैं राज्य शब्द की, तो राज्य का मतलब यहाँ पर देश से होता है। ठीक है, तो जैसे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण होगा, राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है? देश। तो एक क्या बनेगा? भारत और दूसरा क्या बनेगा? पाकिस्तान। भारत 15 अगस्त को आज़ाद होता है और जो है पाकिस्तान का आज़ादी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, यानी एक दिन पहले आज़ाद हो जाता है पाकिस्तान और उसके अगले दिन कौन होता है? भारत आज़ाद होता है। ठीक है, उस समय भारत में 552 देशी रियासतें थी। देशी रियासत का मतलब है छोटे मोटे राजा रजवाड़े थे। कितने थे? 552 थे। तो उन सभी के एकीकरण की बात यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने इस स्वतंत्रता अधिनियम में कहा कि जो देशी रियासतें हैं उन्हें स्वतंत्रता है कि भाई या तो वो भारत के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान में मिलें, या फिर स्वतंत्र रहना चाहती है कोई देशी रियासत तो स्वतंत्र भी रह सकती है। ये किस में कहा गया था? स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था। तो जो देशी रियासतें थी यानी राजे रजवाड़े थे, उनमें से जो 552 में से 549 जो देशी रियासतें थी वो भारत में मिल गई। अब बची कितनी है? 3। जो शेष 3 देशी रियासतें थी वो भारत में नहीं मिली। ठीक है, उनकी कहानी अभी आगे जानेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए पहले। अगर प्रश्न पूछा जाए कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कौन थे? हमारे गृह मंत्री थे। तो जितनी भी रियासतें हैं इन सभी से बात करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें भारत में मिलाने के लिए जो है मिलने के लिए कहा। तो 549 जो है रियासतें तो भारत में मिल गई, पर 3 रियासतें भारत में नहीं मिली। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय दिया जाता है इन रियासतों के एकीकरण का, या रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय एकता दिवस। जो बची हुई 3 रियासतें हैं उनको देखते हैं। पहली रियासत है ये जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत भारत में नहीं मिलती, परंतु जनमत संग्रह के द्वारा, यानी जो वहाँ के लोग थे वो जो है भारत के पक्ष में कह सकते हैं मत डाल देते हैं या कहते हैं कि हमें तो भारत में मिलना है, तो जनमत संग्रह के जरिए जो है भारत में मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जूनागढ़ का विलय भारत में कैसे हुआ, तो जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। याद करने का तरीका जैसे जूना और जैसे ही जनमत। दूसरी रियासत है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत दरअसल जो है पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की भी है। तो ये कहाँ मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर यहाँ पर भी पाकिस्तान बन गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, इसलिए पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया जाता है। इससे संबंधित जो पुलिस कार्रवाई थी उसे क्या है? ऑपरेशन पोलो। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद के भारत में विलय से संबंधित है। तो हैदराबाद रियासत पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाई जाती है, ऑपरेशन पोलो। तीसरी है जम्मू कश्मीर रियासत। यहाँ के राजा हरि सिंह थे
वो भारत में नहीं मिलते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर। परंतु पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है तो राजा हरि सिंह जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं। एक संधि की जाती है राजा हरि सिंह के साथ कि भाई कुछ मामले ही भारत सरकार देखेगी, बाकी जो है जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का, इनका जो है अपना अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का। परंतु 31 अक्टूबर 2019 को ये निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जो है उसको समाप्त करके वहाँ पर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में संधि होती है। परंतु अब जो आर्टिकल 370 है इसे समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर की जगह 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, इसका नाम है, एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का क्या है, लद्दाख। प्रश्न पूछा जाएगा कि कब बना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तो 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख कब बना है केंद्र शासित प्रदेश, 31 अक्टूबर 2019। और आर्टिकल 370 किससे संबंधित था, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब शुरू करते हैं भाग 1, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल संबंधित है, इससे 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल भाग 1 से संबंधित हैं, जिसमें भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अब आर्टिकल 1 को देखते हैं। आर्टिकल 1 में क्या दिया गया, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए संविधान को अगर पढ़ना है या ढंग से याद करना है तो समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितने भी आर्टिकल हैं उन्हें याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप चीज़ों को समझिए। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। एज इट इज पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में पहली लाइन यही है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये 2 ही नाम पूरे संविधान में वर्णित हैं, इंडिया और भारत। इसके अदर भारत के लिए कोई तीसरा नाम नहीं लिया गया, जैसे हिंदुस्तान या दूसरा कोई नाम लिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया और भारत ये दोनों नाम संविधान में मिलते हैं। राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखिएगा इस संघ को, संघ की कई सारी अंग्रेजी के नाम है, फेडरेशन भी बोल सकते हैं संघ को, परंतु भारतीय संघ को क्या बोला जाता है, यूनियन। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये भी समझेंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्यों का संघ होगा, इसमें संघ का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ संघ का अर्थ है शासन प्रणाली, यानी भारत में कैसी शासन प्रणाली होगी। और भारत या इंडिया ये किसके लिए संबंधित किया गया है कि जो हमारा देश है उसके 2 ही नाम संबोधित किए गए हैं, क्या, इंडिया और भारत। तो भारत शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, देश का नाम, और संघ राज्यों का संघ होगा, यानी संघ का मतलब है यहाँ की शासन प्रणाली। एज इट इज ही प्रश्न पूछा गया। अब आगे देखिए दूसरी चीज क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, यानी इसी में बताया गया है कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो सबसे पहले राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत के 28 राज्य हैं वर्तमान में, उन सभी को किस में शामिल किया जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र। यानी भारत किस किस से मिलकर बना है, एक तरीके से मैं कहूँ तो 28 राज्य हो गए। दूसरी, पहली सूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर राज्य आ जाए तो इसका मतलब है ये स्टेट को कह रहा है। संघ राज्य ये शब्द मिले तो इसका मतलब होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों को। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में और भारत में 28 राज्य हैं। इन सभी का क्षेत्रफल किस में शामिल होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। इसके अलावा ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा जीते या अर्जित किए जाएंगे वो भी किस में शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। ये सारी बातें अनुच्छेद 1 में कही गई हैं संविधान के। ठीक है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, 28 राज्यों के राज्य क्षेत्र और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो क्षेत्र है वो भारत के जो है राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। इसके अलावा अगर भारत सरकार कोई क्षेत्र को जीतती है या फिर किसी से लेती है तो वो सभी के सभी किस में शामिल होंगे, अनुच्छेद 1 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। अब आगे देखेंगे इसका मतलब, राज्यों के संघ का मतलब क्या है। देखिए संघ का मतलब अगर मैं सिंपली समझाऊं, समूह का मतलब होता है। तो एक तरीके से भारत क्या हो गया, राज्यों का समूह हो गया। तो जितने सारे राज्य हैं इन सभी को मिलाकर ही भारत मिलता है। अगर मैं कहूँ इसमें से राज्य हटा दीजिए
फिर भारत कहाँ है? भारत कहीं नहीं है। तो इन सारे राज्यों को, जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को मिलाकर ही तो भारत बनता है। तो भारत क्या हो गया? राज्यों का संघ हो गया। वहां पर मैंने संघ के लिए आपको एक जो है इंग्लिश का शब्द बताया, यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि भारत का जो संघ है, ये राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे भारत में नहीं रहना, मुझे अलग कर दो। तो यूनियन का मतलब यही है कि भारत का जो संघ है उसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। मान लीजिए कल को गुजरात कहे कि मुझे तो अलग देश बनना है, तो गुजरात अलग नहीं हो सकता भारत से। ठीक है। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का मतलब है कि हमारा किसी राज्य के साथ ऐसा समझौता नहीं है कि ये शर्तें हम रख रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद हम जो भारतीय संघ यानी भारत से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा किसी राज्य के साथ कोई समझौता नहीं है। तो भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अब अमेरिकी संघ को समझते हैं। देखिए, अमेरिका को भी क्या कहा जाता है कि जो है, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे ही अमेरिका को बोला जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। उसमें फेडरेशन शब्द है क्योंकि यहाँ के जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। अगर न्यूयॉर्क चाहे तो अमेरिका से अलग होकर स्वतंत्र देश बन सकता है, पर भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यही फर्क है भारतीय संघ में और अमेरिकी संघ में। भारतीय संघ में हम याद रखिएगा यूनियन शब्द का यूज होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा इस पर जो है बात करी है। चलिए अब आर्टिकल 2 देखते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इतना याद रखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, आर्टिकल 2 संसद को शक्ति देता है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश करना हो तो उसकी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास या जो है मंत्रिमंडल के पास? नहीं, किसके पास है? संसद के पास। ये ऑप्शन में पूछा जाता है। संसद को शक्ति देता है कि नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है संसद। नए राज्य कौन से होंगे? जो भारत में इस समय जो है नहीं है, यानी भारत के जो क्षेत्र में नहीं है। मान लीजिए कोई नया राज्य, भारत ने जैसे बांग्लादेश से अभी समझौता किया, ठीक है, तो ऐसे जो भारत में इस समय नहीं है उसको शामिल कर सकती है। ये आर्टिकल 2 में कहा गया है। ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। उदाहरण के लिए देखते हैं, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। यानी सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था। उसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत के संघ में शामिल किया गया, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को 1975 में। उससे पहले सिक्किम क्या था? एक अलग देश था। इसके अलावा देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य एक भूमि समझौता होता है ना। ये 100वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, किससे संबंधित है? बांग्लादेश और भारत के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है संविधान का 100वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 2015 में होता है। ठीक है, तो ये जो विदेशी भूमि है उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 2 है। यानी भारत से बाहर की जो जमीनें हैं, विदेशी जमीनें हैं, उनको भारत में मिला सकता है। ये कौन कहता है? आर्टिकल जो है 2 कहता है, और संसद को ये शक्ति देता है इस चीज की। अब आर्टिकल नंबर 3 देखिए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमा या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 का मतलब है कि जो भारत में अभी जो भारत का एरिया है उसमें से मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य को तोड़कर अगर 2 राज्य बनाने हो, ठीक है, या फिर किसी राज्य की सीमा कम करनी है, किसी की बढ़ानी है, किसी राज्य का नाम बदलना है, ये सभी शक्ति संसद के पास हैं और ये अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारी शक्तियां ऐसी किसके पास है? संसद के पास हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में से उसके राज्य क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना, उसकी सीमा में परिवर्तन करना या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सारी की सारी शक्तियां संसद के पास हैं। सब कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया, और जम्मू कश्मीर को जो है 370 को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। तो ये सारी की सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 3 में ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, नाम चेंज करने की, जैसे उड़ीसा का पहला नाम क्या है? उड़ीसा, अब क्या कर दिया गया? ओडिशा। ऐसे ही पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी, उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया गया। तो नाम बदलने की भी, राज्यों के नाम बदलने की शक्ति संसद के पास है। अगर किसी शहर का नाम बदलना हो, जैसे इलाहाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया, तो वो शहरों के नाम बदलने की शक्ति वहाँ की राज्य सरकार कर सकती है, उसके लिए संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे योगी जी ने कर दिया नाम बदलकर, तो संसद
को ज़रूरत नहीं है शहरों के नाम बदलने की, वो वहाँ की राज्य सरकार करेगी। चलिए अब आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 4 बस ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में चेंज करने के लिए, यानी के लिए मान लीजिए कोई परिवर्तन करते हैं, किसी राज्य को छोटा या बड़ा करते हैं या फिर किसी राज्य का नाम चेंज करते हैं, उस सब के लिए जो संविधान का अनुच्छेद 368 है उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न आगे पूछा जाता है कि 368 यानी अनुच्छेद नंबर 368 किससे संबंधित है, तो संविधान में संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो अर्थात अनुच्छेद 2 व 3 में साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, यानी किसी राज्य का नाम बदलने के लिए, राज्य की सीमा चेंज करने के लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से जो संसद उसको कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, देखिए जो लोग उपस्थित हैं उनके आधे से एक ज़्यादा, मान लीजिए अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो 50 आधे हो गए, उससे एक ज़्यादा है, यानी अगर 51 लोग उसके पक्ष में वोटिंग कर देते हैं तो उसे साधारण बहुमत माना जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब है कि जो उपस्थित लोग हैं उनके आधे से एक ज़्यादा। ठीक है, 50% + 1। अब मान लीजिए कहीं पर 50 लोग हैं तो 50 से आधा यानी 25, तो कितने चाहिए, 25 + 1 यानी 26 लोग जिस पक्ष में वोटिंग कर देंगे वही क्या बन जाएगा, साधारण बहुमत। अब सबसे जरूरी चीज़ समझिए, देखिए नए राज्यों का निर्माण हो या फिर सीमा में किसी राज्य की परिवर्तन करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, इसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्यों के निर्माण में, नए राज्यों के निर्माण में, सीमा में परिवर्तन में या फिर किसी राज्य का नाम बदलना हो, उस विधेयक को लाने के लिए यानी लोकसभा या राज्यसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। तो प्रश्न पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब होगा क्या, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। देखिए मंत्रिमंडल जो है प्रस्ताव बनाया कि ठीक है भाई, हमें जो है उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा करना है, फिर उसको किसके पास भेजेंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति के पास भेजा, फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे भाई, उस विधेयक को संबंधित राज्य यानी जिस राज्य से संबंधित विधेयक है उसके विधानमंडल के पास भेजेंगे। ये विधानमंडल अपनी सहमति देगा राष्ट्रपति को। अब देखिए विधानमंडल के पास भेज दिया, ये हाँ करे या ना करे, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इसकी बात माने, बस एक तरीके से औपचारिक प्रक्रिया है कि ठीक है हमने भेज दिया। अगर ये मना भी कर दे तब भी, अगर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल नहीं चाहता भाई कि इनकी बात मानी जाए तो बात मानने के लिए कोई जो है बाध्य नहीं है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल वापस इनको दे देगा राष्ट्रपति को, उसके बाद राष्ट्रपति कह देंगे ठीक है भाई इसको चेंज कर दो। उसके बाद ये संसद के दोनों सदनों में पास किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। उनमें पास होने के बाद राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर देंगे। इतनी सी प्रक्रिया से ही नए राज्य का निर्माण हो जाएगा या फिर राज्य का नाम बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, अगर केंद्र शासित प्रदेशों का मामला हो, ये मैंने कहा है राज्यों के लिए, अगर केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी यूनियन टेरिटरीज का मामला है तो वहाँ पर विधानमंडल को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश कर दो, पास करा दो और राष्ट्रपति लास्ट में हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो है पास हो जाएगा विधेयक। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो नए राज्य बनाने का अधिकार किसके तहत है, आर्टिकल 3 के तहत, सीमा छोटी या बड़ी आर्टिकल 3 के तहत, नाम परिवर्तन 3 के तहत। आर्टिकल 2 में क्या है, जो विदेशी राज्य यानी जो भारत की सीमा से बाहर के राज्य हैं उसके लिए इसमें चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, यूनियन या कन्फेडरेशन। इन सब का मतलब संघ है। ठीक है, समूह, कन्फेडरेशन या फेडरेशन या यूनियन। पर मैंने आपको बताया है कि भारत के जो संविधान में लिखा हुआ स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का यूनियन है। ठीक है, राज्यों का संघ कह दें या फिर राज्यों का यूनियन। चलिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है, यानी नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन आयोग, मंत्रिपरिषद या संसद। तो संसद में गठित है, पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है इस प्रकार के विधेयकों के लिए। ठीक है, शक्ति किसके पास है, संसद के पास। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी राज्यों की सीमा घटानी है, बढ़ानी है, नाम चेंज करने, सबकी शक्ति किसके पास है, संसद के
पास है। ठीक है, जो अगला वीडियो होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पर थोड़ा सा जो है बच्चों को हार्ड लगता है, बहुत आसान तरीके से हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर ले चैनल अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।